हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत आसानी से एक दो पेज में कवर हो गया है। तो बाकी आपके सारे चैप्टर्स हो चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और केवल यही चैप्टर रह गया नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो था वो आ चुका है। बीच के सारे चैप्टर्स हो गए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला भी चैप्टर हो गया है। सबकी पीडीएफ की जो लिंक है, नोट्स की लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप बार बार जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ पे पीडीएफ की लिंक है, तो वो आप सर्च करोगे जब डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वहाँ पे पीडीएफ की लिंक दी हुई है। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। एक एक पेज में ही सारा कवर हो गया है, ज़्यादा इसमें स्पेस मैंने ली ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। इसके पहले की सारी वीडियोज़ देख लेना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन मेन सारे हेडिंग्स इसमें कवर हो गए। न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए जो वीडियोज़ हैं रिकमेंडेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब चलिए शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है जो हमारे देश के नाम पे है। हमारे देश के अंदर भी हो सकता है, हमारे देश के बाहर भी हो सकता है। जैसे हमारे देश की एम्बेसी हमारे नाम पे है, जैसे हमारे देश का कंसुलेट हमारे नाम पे है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो। ठीक है, ये हो गई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होती है, हमारे देश के अंदर ही सारी एक्टिविटी होती है। तो हम हो गए यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, अब सिटीज़न क्या होता है? सिटीज़न किस चीज़ पर डिसाइड होता है? हम इंडिया के सिटीज़न हैं कैसे? ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, या तो हम यहाँ पे पैदा हुए हैं तो यहाँ के सिटीज़न माने जाएंगे, या अगर मान लो कोई बाहर का है वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको कुछ लीगल प्रोविजन के थ्रू जाना होगा, फिर वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो 2 तरीके होते हैं सिटीजन बनने के। आपके 3 हेडिंग कवर हो गए। अब आते हैं फटाफट से फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। इनकम जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है फैक्टर, मतलब ऐसी इनकम जिसके बदले कुछ काम किया गया हो, आपने अपना हाथ पैर हिलाया, कुछ काम किया, मेहनत की, तब आपको मिला। हाथ पैर हिलाया या दिमाग यूज़ किया, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तब आपकी जो इनकम मिली वो फैक्टर इनकम होती है। बल्कि दूसरी जो बाई लक मिल गई है, बाई ग्रेस मिल गई है, किसी ने आपके ऊपर दया कर दी है तो आपको गिफ्ट दे दिया, वो होती है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम देख लेते हैं। अर्नड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे लैंड, लेबर, ठीक है, इन सब मतलब कुछ काम किया गया है जिनके बदले, वो होती है फैक्टर सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम कैसे अर्न होती है? अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस। कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी जाती है, ऐसे फ्री में वो इनकम मिल जाती है। फैक्टर इनकम जो है वो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम रहती है, वहीं ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि उसके बदले कोई काम नहीं किया गया है, वो आपकी फोकट की इनकम है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर इनकम है वेजेस, सैलरी, ठीक है, जिसके बदले आपने काम किया। ट्रांसफर इनकम स्कॉलरशिप मिली, आपको फोकट की मिली क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको मिल गई स्कॉलरशिप, या गिफ्ट जो होता है वो आपका ट्रांसफर इनकम है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फाइनल गुड्स। तो ऐसे गुड्स, ऐसा सामान जो यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन है, मतलब जिसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना है। जैसे कि ये अब मेरे पास एक ये स्केच पेन है, इसको मैं फाइनली यूज़ कर रही हूँ, इसमें अब ना कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना है, इसकी ना रिफिल भरी जानी है, ना कैप बना जाना है। यह फाइनली यूज़ होगा, फिर मैं इसको फेंक दूंगी जब ये चलेगा नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। नॉट फर्दर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड हो गई, चीनी हो गई। अब मान लो मैं खरीदती हूँ चीनी और ब्रेड खाने के लिए, तो वो फाइनल कंजम्पशन है, मतलब फाइनल गुड है। कोई दुकानदार खरीदता है तो वो फाइनल गुड नहीं है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि क्या करेगा, वो उसको बेचेगा, तो वो उसके लिए फाइनल गुड नहीं है। और जैसे मान लो कोई बेकरी है, बेकरी वाला ब्रेड और शुगर खरीदता है तो उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं है क्योंकि वो उससे केक बनाएगा। तो जब तक कोई सामान बेचने के लिए, मतलब फाइनल कंजम्पशन के लिए, बेचने नहीं, फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं होता, तब तक वो फाइनल गुड नहीं कहलाता है। अब आते हैं हमारा इंटरमीडिएट गुड क्या हुआ। इंटरमीडिएट गुड मतलब यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, जिस सामान को रॉ मटेरियल की तरह, मतलब उस सामान से कुछ और बनना है, ठीक है, जिसका फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यूज्ड इन सेम ईयर और काउंटेड एज। अब इंटरमीडिएट गुड भी, जैसे मान लो आपने एक ब्रेड खरीदी है और आपने उस ब्रेड को, आपको केक बनाना है लेकिन आपने साल भर के अंदर केक नहीं बनाया है, तो उसको भी हम 1 साल के बाद में फाइनल
गुड मान लेंगे, क्योंकि आपने एक साल के अंदर अंदर उसको यूज़ ही नहीं किया, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की ही नहीं, तो वो फाइनल गुड, वो हम आपका फाइनल गुड हो गया, वरना वो इंटरमीडिएट गुड था। अब नेशनल इनकम में कौन से गुड इंक्लूड होते हैं? केवल और केवल फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू होती है हमारी परचेजिंग वैल्यू, नेट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये स्केच पेन है, जब मैंने खरीदा था तो मुझे मिला था मान लो 10 रुपये का, ये इसकी हो गई ग्रॉस वैल्यू। आज के टाइम में जब ये इसको खरीदे मान लो 3 साल हो गए, 3 साल पुराना ये स्केच पेन है, आज के टाइम में इसकी वैल्यू क्या 10 रुपये होगी? नहीं। आज के टाइम पे, आज के हिसाब से देखा जाए, जितनी ये यूज़ हुई है, इसकी रिफिल सब खर्च हो गई है, जर्जर हालत में है, देखो गंदा भी लग रहा है, इसको कोई 10 रुपये में नहीं खरीदेगा, शायद 3-4 में खरीद ले, तो ये हो गई इसकी नेट वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो अब ग्रॉस वैल्यू जो हुई वो, उसमें से आप जब एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दोगे, नेट वैल्यू माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन, मतलब अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज्ड एंड टाइम। बार बार यूज़ करने की वजह से और टाइम जाने की वजह से, कोई भी मशीनरी आप खरीदते हो, जब टाइम हो जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन 5 साल बाद बिल्कुल जर्जर हालत में हो जाती, काम नहीं करती है, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। 80,000 की मशीन है तो 40,000 की, शायद 30,000 की बिक जाए, लेकिन 80,000 में नहीं बिकेगी, तो 80,000 में से 30,000 निकाल दो, बचा 50,000, 50,000 आपका हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे यही वाला स्केच पेन ले लेते हैं, मान लो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है हमारी टोटल, फैक्ट्री को बनाने में 3 रुपये लगे एक इस स्केच को बनाने में, लेकिन उसने बेचा कितने में है? 10 रुपये में। मार्केट प्राइस उसका है 10 रुपये, सेल प्राइस 10 रुपये की है, तो 3 रुपये में बनाया, 10 रुपये में बेचा, 7 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो केवल प्रॉफिट हो, मार्केट प्राइस में टैक्स वगैरह भी ऐड होता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? NIT निकलता है, ये 2 क्या है इसका? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसमें बहुत सारे टैक्स लगते हैं, ठीक है, तब उसका मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। तो NIT क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अब इसका देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस ये NIT, तो 8 + 2 = 10। ठीक है, मार्केट प्राइस ऐसे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब आते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती है इनसाइड द कंट्री, मतलब जो लोग हम लोग जैसे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो देश के अंदर रहते हैं, वो जो कमाते हैं वो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। जैसे 100 रुपये इन्होंने कमाए। नेशनल इनकम जो होती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम प्लस जो बाहर हमारे लोग रहते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे देश के लिए, उनकी भी इनकम हम काउंट करवाते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो इनसाइड प्लस आउटसाइड द कंट्री जितने लोग रहते हैं, उनकी, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, उनकी भी इनकम हम जब जोड़ते हैं तो हमारी कितनी हुई? ये हो गए मान लो 100 + 20 = 120। तो जो 20 रुपये हैं जो ये बाहर से आए, बाहर देश से आए, इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फैक्टर इनकम जो हमें मिली है बाहर देश से, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, मतलब बाहर देश के लोग हमारे देश में भी जो काम करते हैं, उन जिनको हम पैसा देते हैं, तो वो माइनस कर दो, जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं उनको जो पैसा मिला, माइनस जो हमारे देश में उन बाहर के लोग रह रहे हैं उनको जो पैसा दिया, तो वो हमारी निकल आई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब एग्जैक्टली हमारे पास बाहर से कितना पैसा आया ये हम देखते हैं। अब हमारा नेशनल इनकम जो वो क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो प्लस हमारी जो नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये जब हम जोड़ते हैं तो हमारी निकल आती है नेशनल इनकम। अब NFIA जो होता है वो कहाँ से आता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जो हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको उनकी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, लोगों ने बाहर जो प्रॉपर्टी खरीद रखी उससे, और जो बिजनेस करते हैं हमारे देश के लोग वहाँ से आता है। या होता है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो सेविंग्स होती है जिसको हुंडियाँ कहते हैं, तो वो सेविंग्स भी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। तो इसके सारे देख लो, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है तो प्लस नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो माइनस कर देना। ये इसके फॉर्मूले हो गए। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे छोटा सा, ये देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। GDP एट MP दिया है, डिप्रिसिएशन दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। निकालना क्या? NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम निकालनी है। तो ऐसे लिखो NNP एट FC, किस पे जाना है? GDP एट MP। तो हम पहले क्या करेंगे, कैसे हमें इस पे, इससे GDP एट
इससे हमें इस पे जाना है, थोड़ा अलट पलट लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया है। हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना था, यहाँ पे देखो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना, माइनस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद में हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA। उसके बाद में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT। ये हो गया। अब देखो 500 वैल्यू पुट कर दी, GDP एट MP जो था, माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 200 था, प्लस NFIA कितना है 20 हो गया, माइनस इसके अंदर क्योंकि हमारे पास NIT नहीं दिया है लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दी है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ये देखो इनडायरेक्ट NIT निकालने के लिए, तो यहाँ पे 100 माइनस 50 करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 270। 270 हमारी है नेट फैक्ट NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम। ये हो गया आपका इतना काम खत्म। अब उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब देखो डोमेस्टिक इनकम भी काफ़ी तरीक़ों से कमाई जाती है। कहाँ कहाँ से हमारे देश में पैसा कमाया जाता है देख लेते हैं। NDP एट FC, नेशनल NDP एट FC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब कहाँ से आई, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है वो मतलब इनकम जो जनरेट करता है उसकी वो इनकम हो गई। नंबर 2 है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑकरिंग टू पब्लिक सेक्टर, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर से, एक होता है पब्लिक सेक्टर से। अब पब्लिक सेक्टर भी कहाँ से उसमें इनकम जनरेट होती है। पहली हुई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑकरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। सिंपल सा मतलब है इसका कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है। नंबर 2 सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेज, मतलब जो मार्केट सेविंग है उसकी बात करी जा रही है इसमें। इसको एज इट इज़ याद कर लो, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ करने को। अब आते हैं प्राइवेट इनकम जो होती है वो कहाँ से आती है, किस किस टाइप की होती है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ए हो गया। दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्राइवेट इनकम हो गई हमारी। तीसरा है नेट नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट को लोन देता है, उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, वो वाला इंटरेस्ट जो है। अब गवर्नमेंट खर्च करने के लिए नहीं, मतलब कोई प्रोडक्शन में अगर उसका वो पैसा ले रही है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से तो वो भी इंटरेस्ट आता है। ये हो गया इसका प्राइवेट इनकम का एक सोर्स। उसके बाद में नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को जो पैसे देती है किसी किसी चीज़ के लिए, वो इसमें काउंट होता है। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहरी देश से जो पैसा प्राइवेट सेक्टर कमाता है उसकी बात हो रही है इसमें। अब आते हैं पर्सनल इनकम। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, मतलब एक द कंपनी, मान लो आप जहाँ पे काम करते हो उसी कंपनी की अपनी इनकम होगी, वो प्राइवेट इनकम हो गई, ठीक है। उस कंपनी में आपको जो पैसा मिल रहा है वो हो जाती है पर्सनल इनकम, मतलब आप जो कमा रहे हो उसमें से आपकी जो सैलरी है वो हो गई पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का क्या फॉर्मूला है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, माइनस रिटेन अर्निंग या सेविंग, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो आपने सैलरी कमाई है उसमें से आप पूरी की पूरी खर्च नहीं करते हो, आप उसमें से कुछ जो पैसा है वो आप कंज्यूम करते हो, डिस्पोज करते हो, बाकी आप सेव कर लेते हो। अब देख लेते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDY का क्या फॉर्मूला है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसको एज इट इज़ फॉर्मूला याद कर लो। PDY क्या है, पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग, मतलब एग्जैक्टली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है आपकी पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है, और प्लस पर्सनल सेविंग, मतलब आपने कितना कंज्यूम किया प्लस आपने कितना सेव किया है, वो आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDY में। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब अब इसमें है, आइए देखते हैं। नेशनल इनकम NNP एट FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी एज इट इज़ याद करो, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेन टॉपिक हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं। इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है, पहली बात हम आ गए इसमें नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है। तो नेशनल इनकम है क्या, डोमेस्टिक इनकम प्लस बाहर से जो हमारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं उन्होंने जो कमाई है इनकम, उनकी इनकम जोड़ दी गई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी नेशनल इनकम रेडी हो गई। NDP एट FC प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NNP एट FC, नेशनल इनकम ये होती है NNP एट FC, ऑल राइट, और ये होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला। इसको कौन एस्टिमेट करता है, कौन इसको काउंट करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेथड में आते हैं 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम आ जाएंगे वैल्यू एडेड मेथड में।
दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेज ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्शन के दौरान अलग अलग स्टेजेस पे ये कैलकुलेट की जाती है। एवरी इंटरप्राइज एड्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विच इट परचेजेज एट एज इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब जैसे आप देखो, आप जो केक बनाता है, केक बनाने वाला क्या खरीदता है, मैदा खरीदता है, तो मैदा उसका इंटरमीडिएट गुड है, मैदा उसको बेचनी नहीं है, उसको तो केक बेचना है, तो वो कुछ वैल्यू ऐड करेगा, मतलब केक बनाएगा, कुछ सामान लगा के केक बनाएगा। अगर उसने मैदा मान लो 40 रुपये का ख़रीदा है, उसने कुछ सामान 20 रुपये का लगाया और कुछ मेहनत लगाई, तो और उसने बेचा कितने में, 100 रुपये में, तो 60 रुपये का उसने वैल्यू ऐड किया है उस सामान में। अब आ जाते हैं, द वैल्यू विच इट एड्स इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो सामान बन के रेडी हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, माइनस जितने में वो उसने सामान का रॉ मटेरियल खरीदा था, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना था। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GV एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट MP। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और GV एट MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, सेम चीज़ें। वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी कभी नहीं दी होती है, जो हमारा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो कहाँ से निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर एक्सपोर्ट्स भी आ सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट। ठीक है, ये आपका हो गया वैल्यू एडेड मेथड। इसमें भी थोड़ा सा और आएगा, एक मिनट में खोल लेती हूँ वाला। ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड का आगे वाला। अब इसमें देखो चार्ट से समझो, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन नंबर 1 2 3, आउटपुट सेल्स प्राइस मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जितने में खरीदा था, वैल्यू एडेड निकालनी है। नंबर 1 पे फार्मर क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, बेचता कितने पे, 500 रुपये का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब उसने खरीदा कितने में था, गेहूं तो बनाया उसने भाई खेत में लगा के, तो खेत में उसने प्रोड्यूस किया है, तो जीरो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मतलब रॉ मटेरियल इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, वैल्यू कितने की ऐड की, तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 500 में से जीरो हटा दो तो बचा 500 रुपये की उसने वैल्यू ऐड करी है। मिलर क्या करता है, आटा खरीदता है, आटा जो है उसने 700 में खरीदा। ठीक है, बेचा कितना, थोड़ा गलत हो गया, मिलर फ्लोर नहीं खरीदता है, मिलर ने वीट खरीदा और उसने आटा बनाया, आउटपुट क्या है उसका, आटा। फ्लोर बेचा कितने में, 700 रुपये में। उसने गेहूं खरीदा कितने में था, 500 रुपये में। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई, 700 माइनस 500, 200 रुपये की उसने वैल्यू ऐड करी मिलर ने। अब वो आटा खरीदा बेकर ने ब्रेड बनाई, आउटपुट उसका ब्रेड है, बेची कितने में, 1000 रुपये की, खरीदी कितने में थी, 700 रुपये में, वो हो गया उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 1000 में से 700 गए, 300 रुपये की वैल्यू ऐड करी किसने, बेकर ने। थर्ड फेज में इतनी वैल्यू ऐड हुई है। ये हम जब जोड़ेंगे 3 को, 5 2 7 3 10, 1000 रुपये की टोटल वैल्यू ऐड हुई है। ये आ गया हमारा GV एट MP, मतलब GDP एट MP हमारा निकल आया है। ये हमारा क्या निकला है, GDP एट MP, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। वैल्यू एडेड क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड क्या हो गया, GV एट MP इक्वल GDP एट MP। अब GDP एट MP निकल आया है, इससे हमारा NNP एट FC मतलब नेशनल इनकम निकालना बहुत आसान है, आराम से आ जाओ। ग्रॉस से नेट पे आए तो माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आए तो NFIA प्लस कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT कर दो। बहुत आसानी से आपका निकल आया क्या, नेशनल इनकम निकल आई है। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है वैल्यू एडेड मेथड में, मतलब एक ही सामान की दो बार वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप जब देखोगे तो 500 रुपये, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी हो रहा है, ये यहाँ पे भी हो रहा है, ये यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बार बार उस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे काउंट करने लगे तो इसकी वैल्यू की 500 में खरीदा उसने, 700 का खरीदा और इतने का बेचा, टोटल इसमें अगर देखें तो हो गया 1700 रुपये। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डबल काउंटिंग से बचना है, तो हम इसके दो मेथड होते हैं। पहला हो गया वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा हो गया फाइनल आउटपुट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम देखते हैं कि ईच स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, उसको टोटल सम कर देते हैं, निकल आता है हमारा GDP एट MP। ठीक है, तो 5 2 7 3 10, हर एक स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड हुई तो उसको प्लस कर दिया। या तो दूसरा हो गया फाइनल आउटपुट मेथड, मतलब जो फाइनली आउटपुट आया है मार्केट में बिकने के लिए, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कितने का है, तो ब्रेड बनी है वो है 1000 रुपये की। तो देखो आप ये और ये सेम है, मतलब या तो आप इसको काउंट कर लो या तो आप इधर ये काउंट कर लो, सेम आंसर आएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड खत्म।
फटाफट से पढ़ लेते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या आता है, इनकम रिसीव बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। अब प्रोडक्टिव सर्विसेज मतलब फैक्टर इनकम है, ऐसा नहीं फ्री में काम जो इनकम मिल गई वो, आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। ऑलराइट, अभी ये बात के टॉपिक हैं, अब देख लेते हैं नेशनल इनकम कैसे निकलेगी। एनडीपी एट एफसी निकलती, इसमें क्या निकला था, जीडीपी एट एमपी, इसमें निकल रहा है एनडीपी एट एफसी, इसका ध्यान रखना। अब इनकम कहाँ कहाँ से आती है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस इन काइंड, सामान मिल जाता है कभी कभी, सैलरी या अगर दिहाड़ी नहीं मिलती है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये हो गया आपके कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। उसके बाद में रेंट एंड रॉयल्टी, आप कहीं रह रहे हो, आप उसका रेंट देते हो तो वो एक इनकम हो गई। रॉयल्टी मतलब आपके नाम पे जो चीज़ें यूज़ हो रही जिनसे इनकम जनरेट हो रही है, जैसे आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर खुलते हैं तो उसमें एक फार्मासिस्ट अपना वो देता है, रॉयल्टी देता है, ठीक है, कि हाँ मेरे नाम पे तुम खोल सकते हो, तो वो अपनी रॉयल्टी लेता है, पर मंथ कुछ चार्ज करता है, उसका नाम यूज़ हो रहा है क्योंकि, तो वो रॉयल्टी हो गई। प्लस इंटरेस्ट मतलब आपने किसी को अपना वो लोन दिया है किसी को, जिसने उस पैसे को लगाया है काम पे, उससे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो हो गई आपकी एक इनकम। उसके बाद में आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी कितने टाइप का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, रिटेन्ड अर्निंग मतलब सेविंग्स आपकी हो गई। ऑलराइट, उसके बाद में आती है मिक्स्ड इनकम जो स्मॉल बिजनेसेस जनरेट करते हैं। एनडीपी एट एफसी निकल आएगा आपका, इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आपका एनडीपी एट एफसी निकल आएगा। याद रखना कोई चीज़ नहीं दी जाती है अगर क्वेश्चन में, तो इन सबको ऐड करोगे उनके अंदर की चीज़ों को, तब जा करके प्रॉफिट निकलेगा। जैसे प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये 3 दिए हैं तो इनको आप ऐड करो तो निकल आएगा प्रॉफिट। एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी जाने के लिए केवल और केवल एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड कर दो, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दी होगी तो आपकी आ जाएगी एनएनपी एट एफसी। बहुत ही आसान था। अब आते हैं लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड in terms of expenditure made by the consumer on final goods and services produced in the economy during an accounting year। मतलब जो खर्चे हो रहे हैं फाइनल गुड्स पे, वो सारे खर्चे जोड़ दो तो भी हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, क्योंकि खर्चा हो रहा है मतलब किसी की तो इनकम उससे जनरेट हो रही है। खर्च मतलब अगर आप खर्च कर रहे हो तो किसी को दे भी तो रहे हो वो पैसा, तो वो सारे जब खर्चे जोड़ दिए जाएंगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जीडीपी एट एमपी निकलती है, ठीक है, जैसे इसमें भी जीडीपी एट एमपी निकलती थी वैल्यू एडेड में, और एक्सपेंडिचर में भी जीडीपी एट एमपी निकलती है। केवल और केवल इनकम मेथड में एनएनडीपी एट एफसी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, इसमें केवल एनएफआई ऐड करना होता है। अब देखते हैं कैसे निकलता है, कहाँ कहाँ पे खर्चे होते हैं। पहला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हो गया जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर्स खर्च करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में, उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं। दूसरा जो सरकार करती है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं जो इन्वेस्टमेंट करती है, बल्कि जिन चीज़ों को वो कंज्यूम करती है, सरकार भी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करती है, वो हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके से होता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसको 2 तरीके से होता है। अब एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वो जो आपको करने ही करने हैं, जिनको आप रख लेते हो, जैसे मान लो आपका घर है, आपकी बाइक है, आपकी मशीनरी है, ये सारे जो हैं वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, आपने कर दी, एक बार कर दी, उनको आप उनका फ़ायदा हर महीने लेते रहते हो, तो ये आपकी ये एक हो गई। प्लस हो गई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने सामान खरीदा है लेकिन आप उससे इन्वेस्ट, जैसे आपका दुकान है, आपने जो आप सामान बेचते हो, आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है, सुबह खरीदा, शाम तक वो बिक जाना चाहिए, तो वो है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो आप शाम तक सेल कर दोगे, वो आप रखते नहीं हो अपने पास में, तो ये आपका हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नहीं दिया है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, निकल आएगा। उसके बाद में आता है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, जो हमारा देश में एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से इम्पोर्ट को माइनस कर दो तो हमारा एक्चुअल एक्सपोर्ट कितना हुआ वो निकल आएगा। इन चारों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आने के बाद में एनएनपी एट एफसी पे जाना बहुत आसान होता है। ग्रॉस से नेशनल पे गए, डोमेस्टिक से ग्रॉस से नेट पे गए, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए, ये सारी चीज़ें कर दो, आपका निकल आएगा। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें आइटम्स इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड देख लेते हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं क्या नहीं। ट्रांसफ़र इनकम गेम लिख दिया, इनकम होगा ये। ट्रांसफ़र इनकम नहीं इंक्लूड होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि केवल और केवल जिनके बदले मेहनत की गई है वही इनकम इंक्लूड होती है, ऐसी वैसी कोई इनकम नहीं इंक्लूड होती है।
विनफॉल गेन्स मतलब अचानक से 22 लाख आपको लॉटरी लग गई, क्या वो इंक्लूड होगी? नहीं इंक्लूड होगी। वो आपको एक तरीके से ट्रांसफर इनकम है, किसी ने अपना सारा पैसा आपको दे दिया उठा के, आपके बिना कुछ किए, आपके लक पे। सेकंड हैंड गुड्स जिनकी वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो गई, उनकी वैल्यू काउंट बार बार नहीं की जाएगी। सैलरी ऑफ पुलिस मैन काउंट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। किस में क्यों होगी? वो होगी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में, ये देखो इनकम मेथड में लिखा है, बिल्कुल होगी। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स काउंट होता है क्या? नहीं काउंट होता है, क्योंकि एनआईटी काउंट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स काउंट होता है। स्मगलिंग, ये जिसको सरकार मना कर रही है, वो वाला काम जो हो रहा है, उससे जो पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो एटलीस्ट हो रही है, प्रोडक्शन हुई है तभी तो वो काम आगे बढ़ा है, उससे इनकम जनरेट हुई है, बिल्कुल काउंट होगा। ब्लैक मनी भी काउंट होती है नेशनल इनकम में। चैप्टर आपका खत्म हो गया न्यूमेरिकल, और कुछ कुछ टॉपिक्स, 2 वीडियोज़ के टॉपिक्स रह गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैं इसमें सारे कवर नहीं कर पाई क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा बन जा रहे थे। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले जा करके नहीं, इसको पढ़ के बाद में जैसे आप ये देख रहे हो तुरंत जाओ उन वीडियोज़ को देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, वो बहुत अच्छे वीडियोस हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।